हेलो बच्चों। तो क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग कक्षा 11 की पूरी क्लासेस आधार बैच के अंदर लेके चल रहे हैं, जिसमें आपकी एकदम जबरदस्त तैयारी एकदम फ्री में हो रही है। हम लोगों का लक्ष्य है पूरा एकदम 100% तैयारी। तो एक बार सभी लोग फटाफट अटेंडेंस लगा देना। रेगुलर वाले बच्चे जो डेली क्लास में आ रहे हो, एकदम बिल्कुल जिनका सपना है भैया कि नीट की एग्जाम फोड़ना है, जेई का एग्जाम फोड़ना है, एनडीए का एग्जाम फोड़ना है, वही बच्चे कक्षा 11 से मेहनत करते हैं। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बढ़िया तरीके से प्रेजेंट सर लिख देना, क्योंकि हाँ, पता चलना चाहिए कौन कौन डेली मेहनत कर रहा है, कौन कौन डेली क्लास में आ रहा है। अगर रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो भी लिखना, मुझे यह पता चलना चाहिए भैया कि हाँ आप डेली आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। चलो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो भैया, आज एक क्लास शुरू करने से पहले हम आपको पिछले क्लास के अकॉर्डिंग 2 होमवर्क देने जा रहा हूं। यह पहला होमवर्क आप सभी लोगों के सामने रहा। चलो भैया बताओ, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। हमने इसके बारे में पिछले क्लास में बताया था। बिल्कुल, विनीत कुशवाहा, मोहम्मद सैफ, आदर्श गुप्ता और गॉड फादर, बाबू गॉड फादर अपना नाम तो सही सही बता दो। हाँ, ममता मिश्रा, बिल्कुल ममता मिश्रा। बढ़िया तरीके से हो जाएगी तैयारी। पहले हम लोग बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक के बाद जेई नीट के लेवल तक लेके जाएंगे। एक एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे ना, पहले नीचे वाला सीढ़ी, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। लो जी, आपका आ गया जेई वाला सीढ़ी, है ना, इस तरीके से। चलो भैया बताओ, किन साथ कौन सा ताप होता है जिसपे मान बराबर होता है। बोलो। और आपकी क्लास बृहस्पतिवार से बायोलॉजी की भी क्लास चलने शुरू हो जाएगी, है ना। बताओ, किसी को आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो मैंने आपको कल के क्लास में फार्मूला बताया था भैया, यक्स इज इक्वल टू क्या बताया था, 9/5 एफ। क्या बताया था फार्मूला कल के क्लास में मेरे प्यारे बच्चे? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्लस क्या बताया था, फटाफट बताओ, बोलो फटाफट बताओ, क्या बताया था कल के क्लास में फार्मूला? बोलो बताओ। अरे यहां पे सी था ना, यहां पे एफ था, हाँ। प्लस यहां पे क्या था, 32 था, यही था बताया था। अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा ताप है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान होगा। मान लो वह ताप, माना ताप वह क्या है, माना कि भैया वह ताप यक्स है, वह ताप क्या है, एक्स है। एक्स एक्स पर यफ का मान और सी का मान दोनों बराबर होगा। तो इस समीकरण में यफ के यहाँ पे यक्स लिख दो, 9/5 एक्स हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 9x प्लस 5 दूनी 10 को शून्य हाथ में आया 1, 5 या 15, 1 16, ये हो जाएगा, है ना। इधर से करोगे तो क्या होगा बताओ, बोलो क्या होगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 4x बचेगा, है ना। 4x बचेगा, माइनस 4x इज इक्वल टू 460, सॉरी 160। तो यहां से भैया 4x इज माइनस 4x इज इक्वल टू 160 है, तो x इज इक्वल टू कितना, 40। तो भैया वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, फ़ारेनहाइट भी 40 होगा और डिग्री सेंटीग्रेड भी 40 होगा, है ना। यह आपको याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है भैया कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट
दोनों का मान बराबर होता है, तो वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है भैया, जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। प्यारे बच्चे, आप लोग बढ़िया किस्म का नोट्स बनाइएगा, एकदम अपने नोट्स में यह प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भैया 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को अगर फ़ारेनहाइट में बदलते हो तो क्या मान आएगा, बताओ। 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, उसको अगर फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करते हो तो क्या मान आएगा। पिछले क्लास में हमने फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने का तरीका पूरा अच्छे से डिस्कस किया था, कोई बातें नहीं करेगा, है ना। एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर डालो कि भैया 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को फ़ारेनहाइट में बदलना है। एक पेपर और कॉपी लेकर बैठा करो सभी लोग। 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को फ़ारेनहाइट में बदलना है ना। तो कैसे बदलोगे, उसके बाद आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बताओ जी, कैसे बदलोगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को फ़ारेनहाइट में। पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड ताप को फ़ारेनहाइट में बदल के बताओ। हाँ जी बोलो। नहीं बता पा रहे हो आप, चलो जी मैं बताता हूं। देखो, आपका डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोई भी अभी तक आंसर नहीं दे पाया है। और आपको फार्मूला क्या बताया था, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, यही बताया था, है ना। तो भैया यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना दिया है, बोलो। डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू 35 दिया है, 35 प्लस 32 हो जाएगा। ये फ़ारेनहाइट का मान निकालने जा रहा हूं मैं, है ना। तो 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 9 63, 7 गुणे 9 गुणा करोगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 9 गुणे 7 बचेगा, गुणे 32 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, है ना। तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 9 63 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 3 2 5 36 9, 95 फ़ारेनहाइट, है ना। किसका किसका 95 आंसर आ रहा था, बिल्कुल जी हाँ, VKGS का 95 आ रहा है। गॉड फादर का, बाबू गॉड फादर आपका नाम क्या है असली, ये मुझे बताओ आप। ये गलत बात है, गॉड फादर ये कौन सा नाम है, बताओ, ये कौन सा बात है। ये तो गलत है ना, गॉड फादर। अपना सही सही नाम बताओ मुझे बाबू। चलो जी आगे चलते हैं हम लोग। चलो जी 95 आता। तो आज के क्लास में हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बात है बाबू, देखो एनसीईआरटी के किताब में जाओगे तो अभी परमाणु के बारे में नहीं बताया है। एनसीईआरटी किताब में देखोगे तो द्रव्य का मापन वगैरह के बारे में बता रहा होगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, हम उसको छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं बाबू, आपको अच्छा समझ में आए। द्रव्य का मापन हमने नहीं पढ़ाया है क्योंकि वो ऑलरेडी फिजिक्स में है, फिजिक्स वाले सर सार्थक अंक वगैरह पढ़ा रहे हैं, है ना। फिर भी मैं लास्ट में उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको परमाणु पढ़ाने जा रहे हैं, परमाणु के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आगे जो नियम वगैरह है वहां पे परमाणु का यूज में आएगा, है ना। वहां पे ये परमाणु यूज में आएगा मेरे प्यारे साथी, इसलिए परमाणु मैं पहले बताने जा रहा हूं। तो ये बताओ आप लोग, परमाणु शुरू करने से पहले आपसे 2-3 प्रश्न है। परमाणु, परमाणु इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी, एटम कहते हैं। आइटम नहीं भैया, एटम कहते हैं। आप लोग आइटम के चक्कर में पड़ गए, है ना। सबको खाने वाला आइटम ही पसंद है बस, है ना। अच्छा आप लोगों से एक प्रश्न है,
मेरा प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में होना चाहिए और उसके बाद बात करना सभी लोग। मेरा प्रश्न आप सभी लोगों से है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप किससे मिलकर बने हो, किससे मिलकर बने हो। देखता हूं किसका क्या जवाब होता है। सबसे पहले आप किससे मिलकर बने हो? आप किससे मिलकर बने हो? बताओ मेरे भाई, आप किससे मिलकर बने हो? फिर हम लोग परमाणु की शुरुआत करेंगे। मिले किससे हो, बने किससे हो आप? कौन सी ऐसी चीज है जिससे मिलकर आप बने हो? बोलो भाई, वो लोग किससे मिलकर बने हो? नहीं पता? अरे मोहम्मद साहिब को नहीं पता। आइटम से मिलकर बने हो। गॉड फादर करें हम आइटम से मिलकर बने हैं, गलत बात। मिट्टी से मिलकर नहीं। देखो VKGS सही बता रहे हैं भाई, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है ना, ऐसा बोला जाता है। हालांकि अनूप अमन गौतम ब्लॉग, हमको लगता है ये बायोलॉजी का बच्चा, इन्होंने बता दिया कि भैया हम कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, यानी कोशिका मतलब सेल से मिलकर बने हैं। हालांकि उनका यह बात सही भी है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका बढ़कर, हम देखो बायोलॉजी के टीचर भी नहीं है और नहीं बचपन में बायोलॉजी मैंने कभी पढ़ा है, कक्षा 10 में पढ़ा है, उसके बाद मैं मैथ से पढ़ा हूं, है ना। इसलिए हो सकता है मुझे कम पता हो, अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर बताना। अच्छा, कोशिका मिलकर क्या बनाता है? कई सारा कोशिका मिलकर टीशू, ऊतक शायद बनाता है क्या? सही बात है क्या? कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं क्या? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं क्या? पहले कोशिका बना, कोशिका से ऊतक बनता है क्या? बोलो भाई, पहले कोशिका, कोशिका से ऊतक बनता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या सिस्टम? एक बार बायोलॉजी वाला कोई बच्चा कमेंट करके बता देना। मुझे लगता है शायद ऐसी होता है ना। खैर, ये हमारे शरीर की बात हो गई, हमारे शरीर की बात हो गई कि हमारा शरीर भैया सबसे पहले कोशिका से मिलकर बना, कोशिका टिश्यू बनाया मतलब ऊतक बनाया, ऐसा ही होता है। देखो मैं गलत भी हो सकता हूं, है ना, मुझे उतना क्लियर नहीं है। हाँ, शायद ऐसा ही होता है, ठीक है, क्योंकि कक्षा 10 के बाद कभी बायोलॉजी मैंने पढ़ा नहीं है ना। अब 10 पढ़े तो बहुत दिन हो गया, ठीक है। ये तो बायोलॉजी की भाषा में होता है भैया, हम कोशिका से मिले, कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से क्या बना, अंग बना, ऐसे ऐसे चीजें पढ़े हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, यह अपने जो अपना जो एक तरह से ऋषि मुनियों ने बताया कि भाई हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये तो बायोलॉजी बताया कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा शरीर, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, बायो के अकॉर्डिंग हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है ना। चलो जी, और ऋषि मुनि के अकॉर्डिंग हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 5 तत्व होते हैं बताओ? अग्नि, अब बताओ, देखो मुझे ये तत्व भी नहीं पता है, बताओ हम क्या पढ़ाएंगे आपको, है ना। बिल्कुल, देखो अग्नि और हवा, मिट्टी, ऐसे करके 5 तत्वों से मिलकर यह शरीर बना हो, यह ऋषि मुनि के द्वारा बताया जाता है ना। यह ऋषि मुनियों के द्वारा बताया जाता है कि यह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है शरीर हमारा, है ना। 5 तत्व होते हैं जिससे शरीर मिलकर बना होता है ना। बाद में मरने के बाद यह शरीर उन्हीं 5 तत्वों में जाके शामिल भी हो जाती है ना। जल, हाँ, अग्नि, पावक, जल नहीं, पावक को अग्नि बोला जाता, अग्नि, जल और हवा, 2 चीज और कुछ है, ठीक है। तो खैर हम कोशिका के बारे में नहीं पढ़े, हम तो एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। हम तो परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो ये परमाणु क्या होता है? कोई भी पदार्थ जो होता है, पदार्थ की बात मैं कर रहा हूं, कोई भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है। कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर ही बनता है ना। कोई भी पदार्थ, आकाश, धरती, बिल्कुल, अमन गौतम ब्लॉग ने सही कमेंट किया। अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती, इन सभी चीजों से मिलकर बना है हमारा शरीर। मतलब शास्त्रों के अनुसार ये ऐसा बोला जाता है। खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, परमाणु पर आते हैं। परमाणु क्या होता है? हाँ बिल्कुल, परमाणु क्या होता है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हो गया भाई, हमारा शरीर किसी से मिलकर बना हो, बनने से कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या बनना है, इस पे काम करना है भाई। शरीर किससे मिलकर बना है, इससे काम नहीं होता है।
हम क्या बन गाएंगे, इस पे काम होता है भैया। आप मेहनत करो, आप डॉक्टर बनो, आप मेहनत करो, आप इंजीनियर बनो, आप मेहनत करो, आप देश की सेवा करो, एनडीए में जाओ, लेफ्टिनेंट बनो, आप मेहनत करो, आप भाई आप जो है अधिकारी बनो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका शरीर किससे मिलकर बना है, इससे मतलब नहीं है ना। अब पढ़ाई कर लेते हैं हमारे भाई। चलो देखो परमाणु क्या होता है। परमाणु देखो किस वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसके द्वारा किसी पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु क्या होता है, परमाणु देखो सभी लोग, परमाणु परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जिससे मिलकर क्या होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग है ना कमेंट कर दो अच्छा से परमाणु की परिभाषा, कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जिससे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है ना। सबसे सूक्ष्म कण होता है जिससे मिलकर कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे यह रिमोट है किसका, इस डिजिटल बोर्ड का है ना। तो यह किससे मिलकर बना है, प्लास्टिक से मिलकर बना है। प्लास्टिक से अगर आप नीचे जाओगे तो वह परमाणु से मिलकर बना है ना। बात समझ में आया। कोई भी पदार्थ का निर्माण किससे होता है, परमाणु से मिलकर होता है ना। बात समझ में आया। बताओ देखो परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु जो होता है इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इतना जान लो परमाणु यह स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं होता है। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है भाई, समझने की यही बात है कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है, एकदम छोटा से छोटा भाग होता है जिससे मिलकर किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। अब परमाणु इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु एकदम छोटू सा होता है, एकदम छोटू सा, ठीक है। इसके बाद समझना परमाणु कभी स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। परमाणु कभी अकेले नहीं रहता है ना। परमाणु हमेशा दो चार लोगों के साथ में रहता है, क्योंकि छोटा है भैया, कैसे स्वतंत्र अवस्था में रहेगा बताओ। तो परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। हालांकि परमाणु के बारे में हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे है ना। परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं होता है ना। क्योंकि भैया एकदम छोटा है, कैसे अकेले रहेगा, यह हमेशा कई जगहों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना भाई। तो 3 पॉइंट परमाणु के बारे में जान गए सभी लोग। पॉइंट नंबर 1 भैया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का एकदम सूक्ष्मतम कण होता है। दूसरी बात भाई कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। तीसरी बात परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं होता है ना। क्लियर है, बताओ। है ना, बताओ। झुंड के रूप में रहता है। अच्छा देखो परमाणु के सिद्धांत के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको मैं केवल इतना ही बता देना चाहता हूं यहां पे कि परमाणु का जो सिद्धांत था सबसे पहले, हालांकि परमाणु के सिद्धांत काफी सारे हैं, डाल्टन का, थॉमसन का, बहुत सारा सिद्धांत है परमाणु का। हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम आपको एक लाइन लिखवा देते हैं कि परमाणु का सबसे पहला सिद्धांत कि भाई परमाणु कैसा होता है, कैसा दिखता है परमाणु। गोरा दिखता है, काला दिखता है, लंबा दिखता है, पतला दिखता है,
ना, मोटा दिखता है। कैसा दिखता है परमाणु? परमाणु का कैसा होता है, किससे किससे मिलकर यह परमाणु बना होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस हम आपको बेसिक यह बता देना चाहता हूं कि भैया परमाणु का प्रथम सिद्धांत जो है, पहला सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। परमाणु का पहला सिद्धांत, पहला सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। परमाणु का सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया था? बताओ। डाल्टन ने दिया था। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग इस पॉइंट को लिख लेना। सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? ये प्रश्न भैया बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे एनडीए वगैरह में पूछा जाता है ना। इस छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, हालांकि नीट वगैरह में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ छोटे एग्जाम्स तो पक्का पूछा जाएगा कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था। बताओ। बोलो सभी लोग। बिल्कुल, परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, आगे आपको परमाणुओं के बारे में, तत्वों के बारे में पढ़ना है। जैसे कौन कौन से तत्व होते हैं, उन तत्वों का नाम प्लस उनका परमाणु क्रमांक प्लस उनका सिंबल, यह आपको याद होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण तत्वों का हम आपको आज लिखवा रहे हैं। सभी लोग अच्छे तरीके से इसे लिख लो। देखो, हम इधर परमाणु क्रमांक लिखते हैं, परमाणु क्रमांक है ना, परमाणु क्रमांक लिखते हैं। और इधर तत्व का नाम, तत्व का नाम, इधर हम क्या लिखते हैं? तत्व का नाम। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले परमाणु क्रमांक 1 पर आपका तत्व होता है हाइड्रोजन। इसे आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए भैया, क्योंकि आगे जो नियम आप लोग पढ़ोगे, ये देखो किताब में नहीं दिया है, लेकिन हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं भैया, हो सकता है आप कक्षा 9-10 में अच्छे से नहीं पढ़े हो, इसलिए मैं इसको एक बार बता दिया। हालांकि ये मुझे नहीं बताना चाहिए था, इतना तो सबको याद होता है परमाणु के बारे में, कक्षा 9 में ही ये होता है ये सब चीजें, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि अगला लेक्चर जब हम लें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, दूसरा परमाणु क्रमांक 2 पे होता है हीलियम। ठीक है ना। परमाणु क्रमांक, एक मिनट, हीलियम गलत लिखा गया, हीलियम। ठीक है, परमाणु क्रमांक 3 पे होता है क्या? कौन सा तत्व? लिथियम होता है। याद होना चाहिए। हम तो चाहे होते इसको टाइप करा के लगा सकते थे, लेकिन मैंने सोचा अपने हाथ से लिख लिख के याद कराऊंगा तो बच्चों को अच्छे से याद होगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक 4 पे होता है भैया बेरिलियम, है ना, बेरिलियम, बेरिलियम। परमाणु क्रमांक 5 पे कौन होता है बताओ? बोरान होता है ना। अब देखो, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं, हीलियम को He से प्रदर्शित करते हैं, लिथियम को Li से प्रदर्शित करते हैं, बेरिलियम को Be से प्रदर्शित करते हैं, बोरान को B से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको पता है ना। सिंबल बोलो, बताओ, ये सिंबल आपको पता है ना? हाँ, इसके बाद कौन सा तत्व होता है? कार्बन। इसके पास 6वें नंबर पे कौन होता है? कार्बन होता है ना। 7वें नंबर पे कौन होता है बताओ? नाइट्रोजन होता है। बोलो, 8वें नंबर पे कौन होता है बताओ? बताओ, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है। 9वें नंबर पे कौन होता है? बोलो, 9वें नंबर पे फ्लोरीन होता है। 9वें नंबर पे कौन होता है? फ्लोरीन होता है।
क्लोरीन, है ना। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, है ना। ये आपके तत्व हुए। 9 के बाद भैया 10 11 के बारे में चलते हैं, है ना। चलो, है ना। अब परमाणु क्रमांक ऊपर रखते हैं, 30 तक याद कराएंगे। परमाणु क्रमांक ये सब याद होना चाहिए आपको आगे आसानी के लिए ना। तत्वों का नाम, इधर तत्वों का नाम, है ना। अब बताओ 9 तक हो गया। 10वें नंबर पे कौन होता है? तो 10वें नंबर पे नियान होता है। 10वें नंबर पे कौन होता है मेरे प्यारे बच्चे? नियान होता है ना। 11वें नंबर पे कौन होता है? याद होना चाहिए, सोडियम होता है ना। 12वें नंबर पे कौन होता है बताओ? 12वें नंबर पे कौन होता है? परमाणु क्रमांक 12 वाला यौगिक का क्या नाम है बताओ? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, है ना। अब परमाणु क्रमांक 13, परमाणु क्रमांक 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम होता है। परमाणु क्रमांक 13 एल्युमिनियम का होता है। परमाणु क्रमांक 14 सिलिकॉन का होता है। परमाणु क्रमांक 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है बताओ? आप लोग बातें कर रहे हो या फिर बता रहे हो? फटाफट बताते रहो। हाँ, परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है। किसका? फास्फोरस, फास्फोरस, है ना। परमाणु क्रमांक 17 16 किसका होता है? सल्फर का, है ना। 17 किसका होता है बताओ? बोलो। क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का। और 18 किसका होता है? आर्गन का, है ना। 18 तक याद हो गया। चलो इन सभी का नाम लिखते हैं। फ्लोरीन तक हो गया ना। अब इन सभी का नाम लिखते हैं। नियान को Na से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन को सोडियम, है ना, सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल। मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं, एल्युमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं, सिलिकॉन को Sc से प्रदर्शित करते हैं, फास्फोरस को P से प्रदर्शित करते हैं, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, आर्गन के Ar से, है ना। सभी का सिंबल याद रहेगा, बोलो। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे चलें। बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो और लगातार करते रहना, ठीक है। इसी तरीके से परमाणु क्रमांक हो गया यहां से 18 तक। अब 19 के बात करते हैं। यहां पे परमाणु क्रमांक है ना, और यहां पे ना, यहां पे तत्वों का नाम, तत्वों का नाम, है ना। चलो भैया यहां तक आर्गन तक हो गया। अब मैं चाहा होता तो इसको टाइप करा के दिखा सकता था आपको, लेकिन मैं हाथ से लिख के याद करवा रहा हूं आपको। याद हो जाना चाहिए, सभी को याद हो जाना चाहिए भाई। मैं कल पूछूंगा आपसे, समझ लेना फिर, है ना। 10 तक हो गया, 18 तक हो गया, 19 परमाणु क्रमांक 19 जिसे हम लोग क्या लिखते हैं? पोटेशियम, ठीक है। परमाणु क्रमांक 20 जिसे क्या लिखते हैं हम लोग बताओ? परमाणु क्रमांक 20 जिसे हम लोग क्या लिखते हैं? कैल्शियम लिखते हैं, कैल्शियम लिखते हैं। परमाणु क्रमांक 20 जिसे हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? कैल्शियम। अच्छा, पोटेशियम होगा यहाँ पे, है ना। परमाणु क्रमांक 21, परमाणु क्रमांक 21 को क्या लिखते हैं? स्कैंडियम लिखते हैं, स्कैंडियम, स्कैंडियम लिखते हैं। अच्छा, परमाणु क्रमांक 22, परमाणु क्रमांक 22 को क्या लिखते हैं? टाइटेनियम, है ना। परमाणु क्रमांक 22 पे क्या होता है? टाइटेनियम। 30 तक याद होना चाहिए, टाइटेनियम। 23 पे क्या होता है बताओ? बोलो, 23 पे क्या होता है? वेनेडियम, वैनेडियम, हाँ बहुत बढ़िया। 23 पर क्या होता है? वैनेडियम, याद होना चाहिए, इतना समझ लो। 24 पे क्या होता है?
क्रोमियम होता है, क्रोमियम, है ना। 24 पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? क्रोमियम होता है, ठीक है। 25 पे क्या होता है बताओ? 25 पे क्या होता है? मैग्नीज होता है। 25 पे मैग्नीज, है ना। और 26 पे ये 2.5 किलो का हाथ है, कातिया, जिसके ऊपर गिरता है उसका काम खत्म हो जाता, मतलब लोहा होता है, लोहा, है ना। लोहा, हमसे लोहा मत लेना। अब हम लोग पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, है ना। अपने पड़ोसी से जाके करो आयरन कि हमसे लोहा मत लेना, हम पढ़ाई शुरू कर दिए। अब निकाल के मानेंगे नीट को, निकाल के मानेंगे जेई को। और सपना है ना मेरा कि बोर्ड में 95 लेकर आएंगे कक्षा 12 में 2026 में। ये अभी से तुम डिसाइड कर लो। आप लोग मेहनत जो कर रहे हो, रात को 9:14 हो रहा है और इतने लोग पढ़ाई कर रहे हो, इतनी बड़ी बात होती है। चलो जी आगे इन सभी का सिंबल लिखते हैं। पोटेशियम को के से प्रदर्शित करते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। कैल्शियम को सीए, सीए से प्रदर्शित करते हैं। कैल्शियम को, कैल्शियम को सीए से प्रदर्शित करते हैं। स्कैंडियम को एससी से प्रदर्शित करते हैं। टाइटेनियम को टीआई से, वेनेडियम को वी से, क्रोमियम को सीआर से, सीआर से क्रोमियम, मैग्नीज एमएन और आयरन एफई, है ना। यहां तक हो गया। 4 तत्व और है जिसको याद करना है। एक बार लिख दो अपना अपना लक्ष्य सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि हम आपको क्या बनना है जी। अगर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, रात में, दिन में 24 घंटा एकदम दम लगा के मेहनत करना है, इतना समझ लो, है ना। चलो जी 26 हो गया। अब 27, 28, 29, 30 का लिख देते हैं। 27, है ना, लिख देते हैं और लिख लिख कर याद करेंगे। 27 ऊपर क्या है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और यहां पे क्या हो जाएगा? परमाणु भार, अरे सॉरी, तत्व का नाम, तत्व का नाम, है ना। इतना याद कर लिए तो काम खत्म, है ना। चलो 26 के बाद बताओ 27 कौन होता है? 27 वाले का नाम बताओ। 27वें नंबर पे कौन होता है? कोबाल्ट। 27वें नंबर पे कौन होता है? कोबाल्ट होता है। 28वें नंबर पे कौन होता है मेरे प्यारे बच्चे? बोलो फटाफट। निकिल होता है, निकिल, नया नया निकिल, है ना। 28वें नंबर पर निकिल होता है ना। अब 29वां नंबर और 28, 29वां नंबर बताएं क्या होता है? 29 नंबर पर भैया ये जो लाइन खींचा जाता है हर जगह, लाइन जो खींचा जाता है हर जगह, लाइन लाइन लाइन, तार, उसके अंदर एक वायर होती है पीले कलर की, हल्का पीले कलर में होती है, जिसे कापर बोला जाता है। यह कापर होता है, कॉपर। लो जी। और 30वें नंबर पर क्या होता है? जिंक होता है। बस इतना ही याद करना है, जिंक याद रखना है, इतना ही याद रखना है ना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं। सोना चांदी उसको याद रखना है, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इतना पहले याद रखना है आपको। 30 तक पूरा एक साइड से याद होना चाहिए, है ना। कोबाल्ट को किससे प्रदर्शित करते हैं? देखो भैया, कोबाल्ट को कैपिटल सी स्मॉल ओ से प्रदर्शित करते हैं। एक बात ध्यान रखना, सी दोनों बराबर हो जाएगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाती है। ये क्या हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाता है ना। ये बात याद रखना मेरे भाई लोग, कहीं कहीं गलतियां करते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है। अगर दोनों बराबर हो गया, सी और ओ दोनों बराबर हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर एक बड़ा सी एक स्मॉल हो तो क्या? कोबाल्ट होगा, है ना। तो क्या? कोबाल्ट होगा। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? कोबाल्ट होगा। बात समझ में आया? निकिल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? Ni से निकिल को प्रदर्शित करते हैं। कापर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? Cu से कापर को प्रदर्शित करते हैं। जिंक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? Zn से जिंक को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा एक बात और जानते हो, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप लोग सुने होंगे, देखो ये केमिस्ट्री एकदम घर परिवार वाली सब्जेक्ट है, बस समझ के पढ़ोगे तो। आप लोग ये सुने होंगे कि बहुत सारे लोग ठंडी के समय में हीटर चला के सोए थे और सभी का राम राम सत्य हो गया, बियाने उठ ही नहीं पाए, सबका काम खत्म हो गया।
राम राम सत्य, काम खत्म हो गया, है ना, है ना, सुने हो कि नहीं सुने हैं, है ना। तो वह कैसे मरते हैं, जब वह हीटर चला के छोड़ते हैं तो वहां से रूम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से सबका राम नाम सत्य हो जाता है। जी हाँ बोलो, यह बात समझ में आई। राम नाम सत्य कैसे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। अब जी भैया यहां तक तो आपको परमाणु क्रमांक याद रखना था, लेकिन परमाणु क्रमांक से काम नहीं चलने वाला है, परमाणु क्रमांक से काम नहीं चलने वाला। देखो भैया केमिस्ट्री ऐसी चीज सब्जेक्ट है ना जो कि आपको एकदम जी जान लगा देनी चाहिए इसमें, क्योंकि भैया केमिस्ट्री हिस्ट्री के मतलब केमिस्ट्री से ही आपकी जिंदगी चल रही है। अभी आपका तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर पैरासिटामोल मुंह में डाल देंगे, वो कोई केमिस्ट्री से बना है पैरासिटामोल भैया, कालमली फ्लाम, कोई भी दवा ले लो, सब केमिस्ट्री है, कोई और इधर उधर की हिस्ट्री नहीं है। जिंदा रहना है तो केमिस्ट्री के बिना जिंदा नहीं रह सकते हो, है ना। एक बार आप हिंदी उंदी नहीं पढ़ोगे चल लेगा, भोजपुरी में बोल लोगे, लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो दवाइयाँ के बारे में नहीं जानोगे, है ना। डॉक्टर कोनो भी दवा दे के बेवकूफ बना देगा, है ना। चलो जी, अब इनका परमाणु भार भी आपको याद रखना है। परमाणु भार भी आपको याद रखना है इन सभी का, क्योंकि परमाणु भार आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, परमाणु भार याद करने से पहले हम तत्वों का परमाणु भार किसे कहते हैं इसको पढ़ते हैं, उसके बाद परमाणु भार याद रखेंगे, है ना। तो देखो हेडिंग डालना सभी लोग, परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं, एटॉमिक वेट, या फिर इसे कहीं कहीं के इसका नाम जो है द्रव्यमान भार भी लिखा जाता है, द्रव्यमान भार भी लिखा जाता है। देखो इसकी परिभाषा क्या है, पूछा जाता है कभी कभी कक्षा 11 के जो कॉलेज स्कूल में एग्जाम होते हैं, स्कूल में टॉप करना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पूछा जाता है आपसे कभी कभी। क्या पूछा जाता है, परमाणु भार की परिभाषा। देखो कार्बन 12 के आधार पर भिन्न भिन्न परमाणु भार, भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न परमाणुओं के भार का निर्धारण किया जाता है। भैया वह कार्बन 12 से कितना अधिक है कितना कम है ना। देखो कार्बन 12 के आधार पर भिन्न भिन्न तत्वों, भिन्न भिन्न परमाणुओं का भार की गणना किया जाता है। भैया वह कार्बन 12 से कितना अधिक है कितना कम है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार की गणना इस कार्बन 12 के माध्यम से किया जाता है। क्यों जी, बात समझ में आ रही है। कार्बन 12 के आधार पर भिन्न भिन्न परमाणुओं के भार की गणना किया जाता है, ठीक है। और परमाणु भार का जो मात्रक होता है यह क्या होता है, मात्रक, इसका मात्रक AMU से लिखा जाता है। अच्छा, इस AMU का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो क्या होता है, इस AMU का फुल फॉर्म ध्यान से समझना, एटॉमिक, इसका A से एटॉमिक, ATOMIC, एटॉमिक मॉस, MASS मॉस, U से यूनिट, ये एटॉमिक मॉस यूनिट होता है ना। ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, ठीक है। यह एटॉमिक मास यूनिट होता है, बात समझ में आई। AMU से इसे मापा जाता है और यह क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब बात कर लेते हैं भाई परमाणु भार के बारे में, जान गए भैया कार्बन 12 के आधार पर भिन्न भिन्न परमाणुओं का भार की गणना किया जाता है, कार्बन 12 के आधार पर। जैसे आपको मैंने भार के लिए बताया था गुरुत्वाकर्षण के आधार पर निकाल रहे थे, आज कार्बन 12 के आधार पर निकाला जाता है।
आई बात समझ में यहां तक सभी को? बोलो। बताओ जी, यहां तक बात समझ में आई कि कार्बन 12 के आधार पर भिन्न भिन्न परमाणुओं का जो है उसके भार की गणना किया जाता है। बोलो जी। हाँ, सभी को बात समझ में आ गई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त एकदम आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं हम लोग, है ना। अणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मालिक्यूल या फिर इसे हिंदी में अणु बोला जाता है। ये सब आपको आगे पढ़ना है दोबारा से, अभी आगे चैप्टर्स को हमको आगे ले चलना था, इसलिए मैंने अणु के बारे में आपको बताया। देखो भैया, जैसे मैंने आपको अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि भैया छोटे छोटे परमाणु मिलकर, छोटे छोटे टिश्यू मिलकर, अरे सेल, कोशिका मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, और वो ऊतक आपका अंग बनाता, अंग से शरीर बन जाता है, आपने पढ़ा था। उसी तरीके से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये परमाणु जो है ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ये परमाणु जो है आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। कौन? परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे अणु की परिभाषा, बताओ। परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और ये जो अणु होता है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता था, लेकिन यह अणु क्या होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यह जो है क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, स्वतंत्र अवस्था। यह स्वतंत्र अवस्था में क्या रह सकता है, रह सकता है। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। कौन? यह अणु। अणु आपका स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता था। यह हमेशा बैठक करके रहेगा, अकेले नहीं रह पाएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि अणु आपका स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है ना। अब देखो भैया, अब हम क्या पढ़ेंगे, इन सभी तत्वों का परमाणु भार पढ़ेंगे, उसके बाद अणु भार पढ़ेंगे, है ना। अब हम इन सभी तत्वों का क्या पढ़ेंगे, परमाणु भार पढ़ेंगे। ध्यान से समझना। अब एक एक तत्वों का परमाणु भार बताओ। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, बताओ एक बार सभी लोग। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। अच्छा, आप लोगों को पता है, ये जो आप लोग गुब्बारे देखते हो, जो गुब्बारा ऊपर उड़ता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, यह हीलियम गैस भरी होती है। यह हीलियम गैस आपके गुब्बारे में भरी होती है, जो गुब्बारा सुन्न सुन्न करके ऊपर उड़ता है। यह हीलियम गैस उन सभी गुब्बारे में भरी होती है। अच्छा जी, ये लिथियम जानते हो, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, लिथियम का परमाणु भार 7 होता है। कहीं कहीं पे 6.9 भी दिया होता है, तो 9 ये 7 के लमसम है, इसलिए 7 मैंने लिख दिया, ठीक है। हीलियम के बाद भैया ये बेरिलियम आता है। बेरिलियम का परमाणु भार कितना होता है, 9 होता है। याद रखना, बेरिलियम का परमाणु भार 9 होता है ना। अब देखो भैया, अब देखो बेरिलियम का बाद कौन आता है, बोरान आता है। बोरान का परमाणु भार कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। बोरान का परमाणु भार 10 होता है। और बोरान के बाद कार्बन आता है। कार्बन का परमाणु भार 12 आता है। नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, बताओ। फ्लोरीन का कितना होता है, 19 होता है ना। ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 होता है। कहीं कहीं पे 18.99 इसे बताया जाता है। इन सभी तत्वों का परमाणु भार याद रखना सभी लोग। ये परमाणु भार जरूरी है आप लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार, सब लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। देखो भैया, ये हीलियम गैस बहुत अजीब है, यह हवाओं में उड़ाने के काम में आता है ना, गुब्बारों को।
अच्छा, यह आपका ऑक्सीजन गैस कहाँ पे काम आता है भैया? ऑक्सीजन, भाई बिना ऑक्सीजन के हम लोग रह ही नहीं सकते हैं, है ना, है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे? बोरान, कार्बन, ये सभी चीजें हो गए। चलो अब आगे देखते हैं, नियान का परमाणु भार की बात करते हैं कि भैया नियान का परमाणु भार कितना होता है, बताओ। नियान का परमाणु भार कितना होता है? नियान का परमाणु भार कितना होता है बताओ? नियान का परमाणु भार 20 होता है ना? परमाणु भार कितना होता है? 20 होता है। सोडियम का 23 होता है ना? और मैग्नीशियम का 24 होता है, आपको पता होना चाहिए। अब बताओ एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का 26.9 या कहीं कहीं पे इसे 27 बोला जाता है, 27 या 26.9 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है? बोलो, सिलिकॉन का कितना होता है? सिलिकॉन बताओ। सिलिकॉन 28 होता है। आपको पता है बहुत सारे खिलौने जो होते हैं इसी सिलिकॉन के बने होते हैं। और ये एल्युमिनियम पता है, एल्युमिनियम वायर बनाने के काम में आता है। ये सोडियम, सोडियम भाई अगर बाहर रख दोगे तो हवा की तरह जल जाएगा। सोडियम को हमेशा हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। हम सोडियम का एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे, थोड़ा इसमें फ्री नहीं है, जल्दी सोडियम का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे आपको, जिसके जरिए अलग अलग तत्वों का हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रयोग करेंगे, ठीक है। 15 नंबर पे फास्फोरस आता है। और इस फास्फोरस का परमाणु भार कितना होता है? 31 होता है। कितना? 31। कहीं कहीं पे इसे 29.9 भी बोला जाता है, ठीक है। सल्फर, इसके बाद सल्फर आता है। इस सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, 32 है ना। और ये आपका क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। और आर्गन, आर्गन का परमाणु भार कितना होता है? तो आर्गन का 40 होता है, 40 होता है, ठीक है। याद रहेगा सभी को? चलो जी आगे चलते हैं, इधर देखते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का परमाणु भार बताओ। पोटेशियम का परमाणु भार बताओ। देखो पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है, एक तरह से 39.9 करीब में होता है, 39 लिखा जाता है। और कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है। स्कैंडियम, देखो इधर के तत्वों का उतना सबका परमाणु भार याद करने की जरूरत नहीं होती है ना। बस आप इधर के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद रख लेना, सबका परमाणु भार याद करने की जरूरत नहीं है। इतना परमाणु भार 1 से 20 तक का परमाणु भार याद कर लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं जिसका परमाणु भार आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलें आगे चलें, चलो भैया आगे चलते हैं। अब हम लोग यहां पे अणु भार या फिर परमाणु भार निकालने देखेंगे। परमाणु भार, भार कैसे निकाला जाता है इसको सीखेंगे, यही तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे आपके सामने हम 2 बर्फी दे दिया, नहीं लड्डू दे दिया। एक लड्डू यह है हरा लड्डू, एक लड्डू पीला लड्डू। यह भैया 5 ग्राम का है, यह भी 5 ग्राम का है। मैं दोनों एक साथ एक प्लेट में करके दे दिया। अगर कहूंगा भैया इसका पूरा द्रव्यमान कितना होगा, तो क्या करोगे? 5 ग्राम यह 5 ग्राम यह दोनों जोड़ के 10 ग्राम बता दोगे कि नहीं बता दोगे, है ना। ग्राम बता दोगे, 10 ग्राम बता दोगे। उसी तरीके से अगर हम आपके सामने HCl दे दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं कहूंगा मेरे भाई इसका द्रव्यमान बताओ, परमाणु द्रव्यमान बताओ, तो सिंपल बात है भैया, इस हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। इस क्लोरीन का कितना होता है? अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा 35.5 होता है। अरे आपने पढ़ा नहीं पे, देखो भैया आपने तो पढ़ा यहाँ पे क्लोरीन का 35.5 होता है। देखो 35.5 है ना। दोनों लिख के जोड़ दो, दोनों जोड़ दो, आपका इसका परमाणु भार निकल के आ जाएगा। कितना? 36.5 आ जाएगा। सर जी बस ऐसे ही परमाणु भार निकाला जाता है? बिल्कुल ऐसे ही परमाणु भार निकाला जाता है। और इसका प्रयोग आगे आपको आएगा, कक्षा 12 में भी आएगा, कक्षा 11 में भी तो आएगा ही आएगा।
अगर मैं आपसे पूछूं कि CH3 HCOOH है ना, यह है आपका फार्मिक अम्ल। क्या है? फार्मिक अम्ल। अच्छा, कभी किसी को चींटी उटी काटी है भैया? चिटोकी काटने की बात नहीं कर रहा हूं, चिटोकी की तो लड़कियां काटती हैं, है ना। चींटी काटने की बात कर रहा हूं मैं। कभी किसी को चींटी बिच्छू कुछ काटा पीटा है? बताओ, किसी को कभी चींटी या बिच्छू कुछ काटा पीटा है भाई? अरे जो मैं पूछ रहा हूं बताओ, IAS ऑफिसर लवर। बोलो, कभी किसी को चींटी बिच्छू कुछ काटा पीटा है? किसको काटा? अनुष्का, आपको? तो चींटी जो काटती है, आपके चमड़े के अंदर जो जलन होता है, उस जलन के लिए जो अम्ल भेजती है, उस अम्ल का नाम है यह फार्मिक अम्ल। याद रख लो। इसका अणुभार निकाल के बताओ मुझे जरा। तो लो जी, इसका अणुभार निकालो, इसका अणुभार निकालो। तो ये भैया क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 होता है। ये कार्बन है भैया, कार्बन का भार कितना होता है? 12 होता है ना। देखो यहां पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है। ये कार्बन है, कार्बन का भार 12 होता है। यह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भार 16 होता है। यह ऑक्सीजन का भार भी 16 होगा। यह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भार 1 होगा। जोड़ दो सभी को, क्या हो जाएगा? 16 16 32, 1 33, 1 34, 34 10 44 2 46 है ना। 46 से आएगा, देख लो, जोड़ लो। 16 दूनी 32 है ना, 32 2 34, 10 44 2 46। हाँ, अरे जोड़ो ना भैया, निकाल लोगे। ये चींटी काटती है, इसको लिख लो अपने कॉपी में भैया कि चींटी काटती है। क्या काटती है? चींटी। चींटी, चलो जाने दो, लिखनो मत, याद हो जाएगा आपको, है ना। नहीं काटी है, जब कभी चींटी काटेगी तो अपने आप याद आ जाएगा। सर ने बताया था कि भैया ये फार्मिक अम्ल होता है, चींटी काटती है। चींटी हमारे चमड़े के अंदर फार्मिक अम्ल भेजी है, इसीलिए जलन हो रहा है ना। बता लोगे? तो इस तरह से आपको अणुभार निकालने आना चाहिए। अगर अणुभार निकालने नहीं आएगा तो आपके लिए दिक्कत रहेगा, समस्याएं होंगी, कक्षा 12 में भी, कक्षा 11 में भी। तो भैया अभी से सीख लो। यह मैं आपके टॉपिक से हटके मैंने आज की क्लास रखा था, यह अणुभार परमाणु भार के बारे में ना। यह आपके टॉपिक से हटके क्लास थी आज की, है ना। मतलब अगर सिलेबस में देखोगे टॉपिक में नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो एक आध एग्जांपल और ले। चलो भैया, सिरका, सिरका पिए हो आप सभी लोग? सिरका मुरब्बा होई हो, है ना। CH3COOH, मुरब्बा वाला सिरका, ये सिरके में पाया जाता अम्ल है सिरका। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या? एसिटिक अम्ल। ये सिरके में पाया जाता है। इसका अणुभार निकालो जरा कमेंट बॉक्स में, सभी लोग निकाल के लिखो, बस सबका भार निकाल के लिखना है, याद रहेगा तो निकाल लोगे। और चलो भैया, नमक, नमक खाते हो? NaCl आपका नमक होता है। सर इतना सारा चीजें हम लोग कुल रसायन ही खाते पीते हैं क्या? बिल्कुल, आप रसायन ही खाते पीते हो और कुछ नहीं खाते पीते हो। आप बस केवल रसायन ही खाते पीते हो भाई, पूरा केमिस्ट्री खाते हो आप सभी लोग। ये NaCl नमक है ना, NaCl जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है ना, जो कि नमक होता है आपका। इसका बताओ मुझे जरा। अच्छा जी, चीनी, चीनी जानते हो? चीनी, चीनी, चीनी खाते हो ना? चीनी का सूत्र लिखते हैं, चलो चीनी का सूत्र C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है, ये चीनी का सूत्र है ना। शक्कर है ना, शक्कर। इसका अणुभार निकालो जरा, ये होमवर्क है आपको, कमेंट बॉक्स में निकालना है। ये अणुभार कमेंट बॉक्स में निकालना है ना। इन सभी का अणुभार कमेंट बॉक्स में निकालना है। और ले चलो NaOH, इसका निकाल लेना,
है ना। और KCl का निकाल लेना, CaCl2 का निकाल लेना। इन सभी का अणुभार निकालना है आपको कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स में अणुभार निकालकर 6 मैंने होमवर्क दिया है, देना है। इतना आज के लिए आप पढ़ाई करो अच्छे से। हाँ, एक एक चीज का निकाल के बढ़िया तरीके से रिवीजन करो। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे जिसमें आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई सभी को? चलो जी, आज की क्लास से हम विदा लेते हैं। सभी को जय मां सरस्वती। और इसका PDF आपको पता है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर मिल जाएगा, वहां पे PDF आपको अपलोड हो जाएगी। फ्री कोर्स में जाना, बैच का नाम है आधार बैच, वहां पे सब चीजें दिख जाएंगी। या फिर अगर कोई दिक्कत आती है, मतलब है ना, क्लासेस से लेकर, तो ये नंबर है मेरे प्यारे बच्चे 930 577 1375। इस नंबर पे कॉल कर लेना कक्षा 11 वालों, आपको बता दिया जाएगा कैसे क्लास देखना है, PDF कहाँ से देखना है। फोन तो कर सकते हो ना, परेशान नहीं होना है, बस मेहनत करना है। और पूरी क्लासेज आपको फ्री में कराई जा रही हैं, आपको PDF भी दिया जा रहा है, आगे टेस्ट भी होगा, है ना। सब चीजें आपकी होंगी, बस आपको मेहनत करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे आप सभी लोगों को जय मां सरस्वती। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम लोग मिलेंगे कल इसी टाइम, ठीक है।